हो गया क्वेश्चन जो दिया था लास्ट टाइम पे? क्वेश्चन क्या था? देखिए कितना हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई टी एच माइनस टी इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई एल एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डी टी। जीरो टेम्परेचर पे, जीरो टाइम पे टेम्परेचर कितना था? टी नॉट, और किसी भी टाइम टी पे टेम्परेचर कितना है? टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस एल एन टी एच माइनस टी लिमिट टी नॉट टू टी is equal to KA divided by L MWSW T। ये हो जाएगा ln TH माइनस टी, माइनस डिवीजन में आ जाएगा TH माइनस टी नॉट माइनस KA LMWSW इंटू टी। इसको माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा ln TH माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई TH माइनस टी इज इक्वल टू, अच्छा इसको t का फंक्शन निकालना है ना, तो यहाँ पे देखिए माइनस फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? TH माइनस टी नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस के, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, इसको मैं कोई सी कांस्टेंट मान लेता हूँ, माइनस सी टी। तो TH माइनस टी इज इक्वल टू TH माइनस टी नॉट e टू द पावर माइनस सी टी। अब t की वैल्यू निकाल लीजिए, इधर आके सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हो जाएगा भी इसके आगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या? हाँ तो क्या? देखिए फ्रीजिंग ऑफ लेक, जैसे कि मान लीजिए ये पॉन्ड है और यहाँ पे बाहर का टेम्परेचर माइनस टी डिग्री सेल्सियस है और ये वाटर है। हमें यहाँ पे निकालना है कि कितने टाइम में कितनी थिकनेस बढ़ती जा रही है, ठीक है। धीरे धीरे ये फ्रीज होने स्टार्ट होगा ऊपर से, ठीक। अब मैंने मान लिया कि किसी भी टी टाइम पे इतना पानी बर्फ में कन्वर्ट हो चुका है,
एट टाइम टी। अब इसका टेम्परेचर कितना होगा पानी का? 0 डिग्री सेल्सियस पे तो कन्वर्जन स्टार्ट हो रहा होगा आपका। तो मैंने कहा कि किसी भी टाइम टी पे वाई थिकनेस फॉर्म हो चुकी है, या एक्स मान लीजिए जो मानना है, ठीक है। किसी भी टाइम टी पे एक्स थिकनेस आइस की बन चुकी है। अब टी प्लस डी टी टाइम में, टी प्लस डी टी टाइम में इतनी थिकनेस और फॉर्म हो गई, डीएस थिकनेस और फॉर्म हो गई, ठीक है। अब सिंपल कॉमन सेंस क्या है कि अगर ये पानी आइस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट होने वाली है। हीट एक्सट्रैक्ट होगी तभी आपका पानी आइस में कन्वर्ट होगा, ठीक। तो आपने कहा कि dt टाइम में डीएस थिकनेस फॉर्म हुई है, तो यहाँ पर मतलब कि हीट करंट तो ऐसे फ्लो करेगी ना बाहर की तरफ, हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो हीट करंट यहाँ से यहाँ बाहर जा रही है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी आपने के मान लिया आइस का, ठीक है। तो हीट करंट क्या था, डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू के ए। इस पॉन्ड का क्रॉस सेक्शन एरिया आपने ए मान लिया, डिवाइडेड बाई एल। एल कितना है यहाँ पे, एक्स, यही तो है, ठीक। डिवाइडेड बाई एक्स, डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना होगा, जीरो माइनस ऑफ माइनस टी, तो ये आ जाएगा के ए डिवाइडेड बाई एक्स इंटू टी। ये इतनी हीट निकल रही है dt टाइम, ठीक। अब अगर dq अमाउंट ऑफ हीट मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो dx लेयर फॉर्म हो रहा है इसका, ठीक है। तो आपने कहा कि dq अमाउंट आपका हीट एक्सट्रैक्ट होगा तो कितना आइस बनेगा। जब भी आइस फॉर्मेशन होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, m इंटू एल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस कितना फॉर्म हो रहा है, वो तो वॉल्यूम आ गया, मास निकालना है इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी किसका, आइस का कि पानी का, आइस के बारे में बात कर रहे हैं तो डेंसिटी आइस की होगी। तो डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यही है ना। अब dq अमाउंट ऑफ हीट विड्रॉ कर रहा हूं तो dx फॉर्म हो रहा है। dx का मतलब यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू एरिया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू के ए बाई एक्स टी। इसको dx अपॉन dt को वेलोसिटी मत लिखिएगा, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है ना। तो यहाँ पर dx ओवर dt, x वाले फंक्शन को एक तरफ ले लीजिए x dx, और जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ ले लीजिए, के ए डिवाइडेड बाई, ए तो कैंसिल हो गया, के डिवाइडेड बाई रो ऑफ आइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और तो कोई टर्म नहीं बचेगा ना, टी और ये डी टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है, इसको इंटीग्रेट कीजिए। आपने कहा कि जीरो टाइम पे कितना फॉर्म हो चुका है, जीरो, अभी फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, और किसी भी टी टाइम पे एक्स फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है
इसको मैं कोई कांस्टेंट सी मान लेता हूँ, ठीक है। इसको आपने सी मान लिया और टेम्परेचर टी, और ये कितना हो जाएगा टी। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बाहर का टेम्परेचर अगर -10 डिग्री है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पूरे को मान लीजिए कौन, तो देखिए टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। नीट में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। अतीक कहाँ है? तो लखनऊ में ही है। देखिए आज मेंस का पहला पेपर हो गया, ठीक है। तो फिजिक्स में तो मैं बता रहा हूँ, जितना प्रिडिक्शन किया था 90% वैसे क्वेश्चन आए। मैंने पहले बोला था फेयर अटेम्प्ट जिसका निकल गया वो क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद टिपिकल आने वाला है। इसलिए आप लोग भी, जो भी आपके फैकल्टीज हैं किसी भी सब्जेक्ट की, क्योंकि उनको उस सब्जेक्ट के बारे में पता है कि कैसे आईटी चेंज करने वाला है, तो अगर कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो थोड़ा सा फैकल्टी पे फेथ रखिए आगे वाले चीजों के लिए, क्योंकि अगर वो लोग एडवांस के लिए टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन करते रहते मेंस ना होता। अब एक हफ्ते में रिजल्ट आ ही जाएगा, देखते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। नोट कर लिया? चलिए देखिए, हमारे पास रिलेशन आया टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि एक्स बन चुका है, कितने टाइम में? मैंने मान लिया टी नॉट टाइम में। नेक्स्ट एक्स फॉर्मेशन, फिर नेक्स्ट एक्स फॉर्मेशन, आइस तो धीरे धीरे बनेगा ना ऊपर से, आइस कन्वर्जन होता रहेगा। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन कैसे दिया रहता है एग्जाम में कि शुरुआत में 2 सेंटीमीटर थिकनेस बनने में 10 मिनट का टाइम लगा या 2 घंटे का टाइम लगा, तो नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर बनने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या था, मेरे को जो टाइम पता है, आपने कहा ये टी नॉट टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। और आपने मान लिया ये वाला जो टाइम है वो T2 टाइम है, तो T2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना थिकनेस हो गया? 2x। तो मैं लिखिए 4x²। ये वाला टाइम आपने कहा T3, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 3x², 9x²। अब अगर आपने कहा कि पहले वाले थिकनेस को फॉर्म होने में T0 टाइम लग रहा है, तो इसका दुगना फॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा? ये 4T0, ठीक है।
इसका 3 गुना 90 नॉट, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगला एक्स फॉर्मेशन होने में कितना टाइम लगेगा? ये माइनस यही होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला टाइम कितना लगेगा? आगे समझे, नोट कर लीजिए, देख लिखवा भी देता हूँ सेंटेंस। लिखिए नोट, टाइम टेकन टू double and triple the thickness, double and triple the thickness will be in the ratio of 1:4:9 so on, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे चलते जाएगा। will be in the ratio of 1:4:9 so on. Second point, time interval to change the thickness, time interval to change the thickness from 0 to x, comma x to 2x, comma 2x to 3x, and so on is in the ratio of 1:3:5:7, 1:3:5:7, and so on, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में कई बार पूछे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ। उससे पहले हम लोग बात करें ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है? मतलब कि जो भी हीट पे हीट फॉल कर रही है वो सभी हीट को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नींद आ रहा है क्या? जाइए मुंह धो कर आइए, जाइए फटाफट। हैं? सो रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं। अरे तो नींद आ रही है तो नॉर्मल है, मेरे को भी पढ़ाते पढ़ाते सो जाता हूँ। अच्छा चलिए देखिए, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है? ब्लैक बॉडी का मतलब अगर इसमें कोई भी अगर एनर्जी फॉल करिए तो पूरी टोटल एनर्जी को वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे ब्लैक होल के बारे में बात करें, ब्लैक होल और ब्लैक बॉडी में क्या डिफरेंस है? पहुंचती नहीं है। मतलब कि जो ब्लैक होल है वो इवन लाइट को भी ट्रैप कर लेता है, ठीक है, उसको निकलने नहीं देता, ठीक। अगर यूनिवर्स में कहीं पे ब्लैक होल है तो उसको पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे ब्लैक होल है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो लाइट टकरा के आती है, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे लाइट गई लेकिन इसने पूरी पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, ना ट्रांसमिशन हुआ, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि रास्ते में कोई चीज है कि, ठीक। तो ब्लैक होल और ब्लैक बॉडी में बेसिक डिफरेंस क्या है? कोई भी चीज को बाहर निकलने नहीं देता, ठीक है। और ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? जितना एब्जॉर्ब करता है उतना ही इमिट करता है। लिख लीजिए।
इवन लाइट को भी ट्रैक कर लेते हैं, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी एमिट करेगा। तो सर ये तो है पॉसिबल ये चीज क्या? ये ब्लैक बॉडी वाला और क्या एक्सपेरिमेंटल है ये, मतलब 100% हुआ है तो? अरे 100% 99%। अभी सब मिसकॉन्सेप्ट खत्म हो गए धीरे धीरे। थोड़ा सा सब्र, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, लिख लिया इन दोनों की डेफिनेशन बेसिक। जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अगर वहां पे सन है या कोई स्टार है, इसको हम लोग क्या मानेंगे? आइडियल ब्लैक बॉडी मानेंगे। लिख लीजिए, क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी सन या स्टार के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको हम लोग आइडियल ब्लैक बॉडी मानेंगे। इमिसिव पावर, इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। अब इमिसिव पावर का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, हर एक बॉडीज अपने टेम्परेचर के कारण एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर के कारण कंटिन्यूएशन में एनर्जी रेडिएट हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे बुक में अमूमन लिखा रहता है कि बॉडी टेम्परेचर, वो बॉडी टेम्परेचर के कारण नहीं होता, सरफेस टेम्परेचर के कारण एनर्जी रेडिएट होती है, ठीक है। क्योंकि नीट में तो चल जाता है आंसर, लेकिन आईटी में नहीं चलेगा, ठीक। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो जितने भी यूनिवर्स में बॉडी हैं, सभी बॉडीज आपकी क्या कर रही है? एनर्जी रिलीज कर रही है, रेडिएट कर रही है, ड्यू टू सरफेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। लिखिए, क्या? अब इमिसिव पावर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? इमिसिव पावर इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज ड्यू टू सरफेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये आपकी इमिसिव पावर है। इमिसिव पावर इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है। अब देखिए, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ये प्रैक्टिकल डेटा है, मतलब कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक बॉडी ली। देखिए, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उसका सरफेस ब्लैक हो, ठीक है। ये एक होल क्रिएट किया गया और अंदर कुछ ऐसे कर्व्ड पाथ बनाए गए, और ये बहुत छोटा सा होल है, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइट एंटर कर रही है, लाइट एंटर की तो ये अंदर टकरा कर ही रह गई है, ये इसी में टकराती जा रही है बार बार। मतलब कि इसी हिसाब से सरफेस डिजाइन किया गया कि अंदर लाइट आए तो वो अंदर ही रह जाए, बाहर निकल ना पाए, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ये एक्सपेरिमेंटल है। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आईटी ने पूछा था कि ये जो पेरिस ब्लैक बॉडी है, तो इसमें ब्लैक बॉडी है कौन सा? इस पूरे एपरेटस को ब्लैक बॉडी कहते हैं या होल को कहते हैं?
होल को, क्योंकि होल ने एंटर किया लाइट को, इसने ट्रैप कर लिया होल ने, होल से लाइट कोई बाहर निकल नहीं पा रही है। तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी है कौन सी? होल। लिख लीजिए। इसमें 99% माना गया था कि लाइट पूरी आपकी ट्रैप हो गई। मतलब कि जो भी एनर्जी यहाँ पे आ रही थी उसको उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। ब्लैक होल का मतलब उसने पूरा ट्रैप कर लिया, इसको मैं देख ही नहीं पाऊंगा, उसको मैं ब्लैक होल कहूंगा। वहां पे ग्रेविटेशन के बारे में बात करने लग जाता है। तो ये ब्लैक बॉडी के बारे में बात हो रही है, थोड़ा सा वेट कीजिए, धीरे धीरे करके आप तुरंत आखिरी लेक्चर में पहुंच जाते हैं जहां पे मेरे को बाइंड अप करना रहेगा। किरचॉफ्स लॉ लिख लीजिए। अब देखिए, किरचॉफ लॉ को समझने के लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था उसको समझे। तो स्टेटमेंट तो एक लाइन की है। अगर मान लीजिए कि कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है, इस पे लाइट फॉल कर रही है, ये इंसिडेंट एनर्जी है। अगर किसी भी सरफेस पे लाइट फॉल करती है तो तीन चीजें हमेशा होती हैं। कुछ लाइट आपके रिफ्लेक्ट भी होगी, रिफ्लेक्शन, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, ट्रांसमिशन, और कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन। तीनों चीजें होती हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि पीछे से सिल्वर कर दिया, कोई भी लाइट आपकी बाहर निकली नहीं। लेकिन हम लोग कहते हैं 0.0000001% निकली है। ठीक है, तो जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लॉस ऑफ, ये ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आपकी जा रही है। तो उसके बाद हम लोग रेडिएशन प्रेशर में बात करेंगे कि एब्जॉर्ब हो रही है लाइट। ठीक, तो अगर लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल करती है तो तीनों चीजें साथ में होती हैं। किसी का परसेंटेज हो सकता है ज्यादा हो, तो हम लोग उसके बारे में बेसिकली ध्यान देने लग जाते हैं। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, सिंपल एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा? एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी। मैंने कहा कि 100 जूल एनर्जी फॉल कर रही है, इसने कितना एब्जॉर्ब कर लिया? 20 जूल। कितना रिफ्लेक्ट हुआ? 60। और इधर कितना ट्रांसमिट हुआ? 20। ठीक है, तो अगर मेरे को एब्जॉर्प्टिव पावर डिफाइन करना है तो कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 100.2। ठीक है, रिफ्लेक्टिव पावर अगर मेरे को डिफाइन करना है तो 60 डिवाइडेड बाई 100.6। ट्रांसमिटिव पावर डिफाइन करें तो 20 डिवाइडेड बाई 100.2। ठीक है, लिख लीजिए तीन। वीडियो ऑन करके बैठिए आप लोग। पलक, शुभांग, वीडियो ऑन कीजिए।
नोट कर लिया क्या क्या इंसिडेंट एनर्जी है, कितनी एनर्जी फॉल करी, लाइट फॉल करी तो एनर्जी लेके आ रहा है वो तो इतनी एनर्जी फॉल की मैंने मान लिया। अरे वो तो इंसिडेंट का तो नहीं निकाला था, ये तीनों, ये इंसिडेंट फॉल की, तो इसके कारण क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में देखेंगे। मान लीजिए सेम सराउंडिंग है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपका टी नॉट है, जहां पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दो बॉडी है, एक आपकी ब्लैक बॉडी है, आइडियल ब्लैक बॉडी, और एक आपका क्या है, नॉर्मल बॉडी। अगर मैं इसको सेम सराउंडिंग में रखूंगा तो कुछ देर के बाद तो ये इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि पार्क में दो बेंच रखे होंगे, एक आपका वुडन बेंच और एक आपका क्या है, लोहे का बेंच है। तो आपका उसका टेम्परेचर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा। तो आपने कहा कि ये सराउंडिंग में रखा हुआ, तो इसका भी कुछ देर के बाद टेम्परेचर टी नॉट हो चुका होगा, इसका भी टी नॉट। आपने कहा कि दोनों का जो डायमेंशन है, दोनों का डायमेंशन इक्वल है, इक्वल डायमेंशन। इसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितना है, ए। इसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होगा, 1। 100% ना, कि जितनी एनर्जी फॉल करेगी पूरी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक। अब हम लोग 1 सेकेंड में बात कर रहे हैं, इन 1 सेकेंड। लिखते जाइए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। एनर्जी ऑन बोथ बॉडी, एनर्जी ऑन बोथ बॉडी इज सेम, ट्रू और फॉल्स। दोनों सेम सराउंडिंग में रखे हुए हैं और दोनों का एरिया भी क्या है, डायमेंशन इक्वल है। मतलब कि इस पे जो भी एनर्जी फॉल कर रही होगी दोनों पे वो क्या रहेगी, सेम। देखिए ट्रू, और रीजन में लिख लीजिएगा नीचे ब्रैकेट में, बिकॉज बोथ आर इन द सेम सराउंडिंग एंड हैविंग इक्वल डायमेंशन। और इज इक्वल टू लिख लीजिए क्यू आई। आपने मान लिया क्यू आई एनर्जी फॉल कर रही है दोनों पे। रुकेंगे थोड़ी देर, रुकिए, चलिए लिख लिया। सेकंड पॉइंट, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी इज कितना होगा, क्यू आई। जितनी एनर्जी फॉल करेगी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, क्यू आई। नेक्स्ट, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय नॉर्मल बॉडी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय नॉर्मल बॉडी कितना होगा, ए क्यू आई। क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, ए इंटू क्यू आई। नेक्स्ट, एनर्जी रिलीज्ड बाय, एनर्जी रिलीज्ड बाय ब्लैक बॉडी कितना होगा, क्यू आई। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज्ड बाय नॉर्मल बॉडी, एनर्जी रिलीज्ड बाय नॉर्मल बॉडी, ए क्यू आई, सिंपल। अरे सेम सराउंडिंग में है ना। अगर ये 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और ये 80 जूल,
रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि ट्रांसमिट कर रहा है, तो 20 जूल तो इसी के पास रह गया ना, तो टेम्परेचर वेरी हो जाएगा ना इसका। तो टेम्परेचर वेरी होगा क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में? तो अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ, तो जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा होगा उतनी एनर्जी रिलीज भी कर रहा होगा। रीजन लिखिएगा जरूर। एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय, सॉरी, एनर्जी रिलीज बाय नॉर्मल बॉडी इज AQI। रीजन जरूर मेंशन कीजिए। Because it is in thermal equilibrium with surrounding. Emissive power for black body, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं कैपिटल EB से। इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इमिसिव पावर आपने क्या पढ़ा था? एनर्जी रिलीज ड्यू टू सरफेस टेम्परेचर डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। टाइम कितना लिया मैंने? 1 सेकेंड। तो एनर्जी कितनी रिलीज कर रहा है? एरिया मैंने मान लिया कैपिटल है, ठीक है। उसी तरीके से नॉर्मल बॉडी के लिए इमिसिव पावर, इसको मैंने कैपिटल E से डिनोट किया। ये कितना हो जाए, कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? एरिया कितना है? इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा? EB डिवाइडेड बाय कैपिटल E। QI और A कैंसिल हो जाएगा, तो 1/A। तो EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो देखिए स्टेटमेंट क्या दिया गया, यहाँ पे आपने देखा कि E/A किसके इक्वल है? EB। ब्लैक बॉडी के लिए जो इमिसिव पावर होगी वो कांस्टेंट होगी कि वेरिएबल होगी? ब्लैक बॉडी मतलब आइडियल केस हो गया ना, ब्लैक बॉडी तो एक आइडियल है, तो आइडियल की चीजें वेरी नहीं करती, ठीक। तो मैंने कहा कि अगर सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर पे एक ब्लैक बॉडी रखी गई है, ये मान लीजिए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। मैंने कहा कि एक ब्लैक बॉडी है, एक बॉडी A है, दूसरी बॉडी B है, C, D, ऐसे बहुत सारी बॉडीज हैं। हर एक बॉडी आपकी सेम टेम्परेचर पे रखी गई है, ठीक है। तो इस केस में जो E/A का रेशियो होगा हर एक बॉडी के लिए, इसका E/A का रेशियो, इसका E/A का रेशियो, इसका E/A का रेशियो और इस वाले बॉडी का E/A का रेशियो, वो किसके इक्वल होगा? ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के इक्वल। तो लिखिए, ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद लिखिए। लिखिए रेशियो ऑफ E/A, रेशियो ऑफ E/A of body of body is constant and equal to and equal to emissive power of black body, emissive power of black body at at that temperature।
ठीक है। अब आपने यहाँ पे कहा कि E1 अपॉन A1 इज इक्वल टू E2 अपॉन A2 इज इक्वल टू E3 अपॉन A3 सो ऑन इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अब यहाँ पे अगर देखिए E अपॉन A क्या था आपका कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये बताइए अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और E का मतलब क्या था, इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी। और इमिसिव पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज ड्यू टू द सरफेस टेम्परेचर। तो इसका मतलब स्टेटमेंट किरचॉफ ने क्या दिया, अब लिखिए स्टेटमेंट। A good absorber, a good absorber is a good emitter. A good absorber is a good emitter. आगे समझ में? बस इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए सब चीजें बताएंगे। ठीक है, बुक में ये एक लाइन की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि किरचॉफ लॉ है क्या। ठीक, तो यहाँ पे देखें, अगर एमिटर मतलब कि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा। एब्जॉर्बिविटी वही बता रहा है, क्योंकि इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर एमिटिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो एब्जॉर्बिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इन जनरल अगर मैंने कहा कि आपके पास एक ब्लैक और रफ सरफेस है, ब्लैक बॉडी एंड रफ सरफेस, और एक है आपका वाइट एंड शाइनी सरफेस, इन दोनों में गुड एब्जॉर्बर कौन होगा, लिख लीजिए। और ये क्या है, ये होता है ना, अरे डेली लाइफ का एग्जांपल है, रुक के रहिए, अपने दिमाग में जो भी आ रहा है लिखिए। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, एक आपका रफ और ब्लैक बॉडी थी और ये आपका वाइट और शाइनी बॉडी। ठीक, किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने कहा कि ये, मान लीजिए इस पे एनर्जी कितनी फॉल हो रही है, 100 जूल मान लिया मैंने, और इस पे कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, 100 जूल, सेम सराउंडिंग में रखा हुआ है। ठीक है, तो पर सेकंड इस पे एनर्जी फॉल हो रही है 100 जूल, इस पे पर सेकंड एनर्जी फॉल हो रही है आपकी 100 जूल। ये मेरे को शाइनी नजर आ रहा है, शाइनी नजर आ रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। तो आपने कहा कि ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, आपने मान लिया 92। कितनी एब्जॉर्ब की है इसने, इसने ये आपको डार्क नजर आ रहा है और रफ नजर आ रहा है। ठीक है, डार्क नजर आ रहा है, डार्क नजर आ रहा है, इसका मतलब इसने 90 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। कितनी रिफ्लेक्ट किया इसने, ठीक, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया दोनों के लिए। ठीक है, अब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और एक अलग चीज आपको नजर आई, ये जो आपका डल और रफ सरफेस था ये आपका शाइनी हो गया, और ये जो आपका वाइट और शाइनी सरफेस था ये आपका डल हो गया। तो इसके पीछे कंक्लूजन क्या दिया गया कि लोअर टेम्परेचर पे इसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी वही एनर्जी हायर टेम्परेचर पे क्या करेगा, एमिट करेगा। और ये
ठीक है, इसलिए आपकी जो शाइनी सरफेस है वो आपकी डल में कन्वर्ट हो गई, और जो आपकी शाइनिंग जो डल सरफेस है वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, शाइनिंग। ये एक्सपेरिमेंटल है रिजल्ट। क्या हो सकता है, पता नहीं, मैंने नहीं पढ़ा था। चलिए अच्छी बात है। देखिए फिजिक्स में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं, उसके बाद उसके पीछे लॉजिक दिया जाता है। ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऐसा नजर आ रहा था, मेरे को बता दो, ठीक है। उसके बाद बस लॉजिक ये दिया गया कि इसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी लोअर टेम्परेचर पे, वही एब्जॉर्ब एनर्जी हायर टेम्परेचर पे रिलीज कर रहा होगा, इसलिए शाइनिंग में कन्वर्ट होगी। इमिसिविटी, इमिसिविटी को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। आपने कहा कि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और एक आपकी नॉर्मल बॉडी, इसका टेम्परेचर टी, इसका टेम्परेचर टी, और बाहर का टेम्परेचर टी नॉट, बॉडी का टेम्परेचर टी नॉट से बड़ा है, ठीक है। अब इमिसिविटी को कैसे डिफाइन किया गया, इमिसिविटी इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी at temperature T divided by emissive power of black body at same temperature T। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमिसिविटी। तो E इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी, मैंने क्या लिखा था, E। ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर क्या लिखा था, EB। तो देखिए ये क्या आ गया, EB इज इक्वल टू E अपॉन E। याद कीजिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था E डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू EB। तो यहां से अगर मैं A लिखूं तो ये कितना आ जाएगा, E डिवाइडेड बाई EB, और ये भी देखिए इसी के इक्वल है। मैथमेटिकली A इज इक्वल टू E, बट बाई डेफिनेशन बोथ आर डिफरेंट। मैथमेटिकली दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो दोनों का कॉन्सेप्चुअल क्या है, अलग अलग है। नोट कर लिया। स्टीफेंस लॉ। अब देखिए अभी आपने देखा कि अगर कोई भी बॉडी है तो वो क्या करेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब भी करे और एनर्जी रिलीज भी करे, दोनों चीजें हो रही है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मान लीजिए कि कोई भी बॉडी है, यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज कर रही है, ठीक है, सरफेस टेम्परेचर के कारण, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहा, स्टीफेंस ने क्या कहा कि जो रेट ऑफ हीट रिलीज है, रेट ऑफ हीट रिलीज, ठीक, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका टेम्परेचर मान लीजिए T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर TS, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने क्या कहा था कि जो भी बॉडी एनर्जी रेडिएट करेगी वो किसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बॉडी के टेम्परेचर, ठीक है, एनर्जी जो रिलीज होगी।
तो यहाँ पे आपने कहा कि ये किसके प्रपोर्शन है, टी की पावर 4, ठीक। और किसके प्रपोर्शन है, एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो डी क्यू रिलीज डिवाइडेड बाई डी टी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और एक और क्या आएगा, इमिसिविटी, ठीक है, कि कितनी एनर्जी आपकी रिलीज कर रहा है उस पर प्रोपोर्शन जो होगा। तो यहाँ पे आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया ई ए सिग्मा टी की पावर 4। ये सिग्मा क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है। और स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁻8, 5678, ठीक है। तो 5.67 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, करके देख लीजिए। यूनिट तो निकाल सकते हैं ना, ठीक है। ये क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम, वॉट। और ई तो डायमेंशन लेस होता है, एरिया नीचे आ जाएगा, तो पर मीटर स्क्वायर टेम्परेचर की पावर 4 केल्विन की पावर। इधर लिख लीजिए क्या, एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम। खत्म हुआ क्या, हो गया। अब लिखिए एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम। तो किसी भी बॉडी पे कितनी एनर्जी फॉल कर रही है, ये किस पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। तो आपने कहा, क्या कहा, डी क्यू ए डिवाइडेड बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग का टेम्परेचर की पावर 4, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ पे आप लोग इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो वही आ जाएगा, डी क्यू ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू ए सिग्मा कैपिटल ए टी एस की पावर 4। अब यहाँ पे अगर मैं नेट हीट रिलीज पर यूनिट टाइम की बात करूं, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है पर सेकंड, और इससे पहले जो हमने निकाला था पर सेकंड इतनी एनर्जी क्या कर रहा था, वो रिलीज कर रहा था। तो नेट कितना करेगा, डी क्यू आर डिवाइडेड बाई डी टी माइनस डी क्यू ए डिवाइडेड बाई, मैथमेटिकली अभी आपने क्या कहा, ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो देखिए ये रिलेशन क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस ई ए सिग्मा टी एस की पावर 4 ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ये आपके बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, स्टीफेंस लॉ। अब क्लियर हुआ आपका। जो आपने वो पहले की वो
नोटेशन से कंफ्यूज मत होइएगा, बुक में ही टी नोट लिखा रहता है सराउंडिंग का, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले नीट वाली प्रैक्टिस करेंगे जो शीट दी है। कल थर्सडे, परसों परसों हम लोग फ्लूइड का डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे को थर्मल प्रॉपर्टी। 5 दिन का टाइम होगा, तब तक कर लीजिएगा। सबसे पहले नीट वाला कीजिए, उसके बाद आईटी वाले पे आएंगे तो वो सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। अभी तो बहुत करना है, क्वेश्चन है नहीं कम, बहुत है। अभी ड्रॉपर वालों को देखा से स्टार्ट कर दिया, पर डे 300 क्वेश्चन है उन लोगों के लिए, ठीक है। फिजिक्स में 100 के आसपास में, केमिस्ट्री में 100 के आसपास में, बायोलॉजी में 200 के आसपास में, 250 के आसपास, तो 450 क्वेश्चन, ठीक है। उन लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो गया आज से। तो जब आप लोगों का ये खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग आप लोगों का रिवीजन ऐसे स्टार्ट करेंगे, पूरे कम से कम 20-25 दिन, पर डे एक चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से, ठीक है। ये मत सोचे यूनिट एंड डायमेंशन नहीं करना, वही निकालेगा आपको, ठीक है। तो कहते हैं ना कि आखिरी में अगर कहीं तूफान में फंस गए तो यूनिट एंड डायमेंशन ही है जो पॉजिटिव देगा, कि 2-4 क्वेश्चन भी अगर वहां के अगर आ गए, आना ही है, 1% आता है। ये तो डायमेंशन वाला कोई क्वेश्चन दे देता है, एरर से क्वेश्चन दे देता है। यूनिट और डायमेंशन के क्वेश्चन है दोनों, और वो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। सिर्फ प्रैक्टिस, इसलिए जो इजी चैप्टर है उसको तो कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर मान लीजिए टिपिकल मैं रोटेशन की बहुत कर रहा हूँ प्रैक्टिस, बाबा बोल रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो घुमा के दे दिया ना, घूम जाएंगे उसी में, ठीक है। और गलती से 3 ऑप्शन तो गलत है ना, वही पहले मैच करेगा, ठीक है। क्योंकि पता रहता है कि अगर मैं भी पेपर सेट करूं तो मेरे को पता है कि सबसे पहले यही दिमाग में आने वाला है स्टूडेंट के, ठीक। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यही आंसर आएगा। इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पे मैं अगर मेरे को प्रिपरेशन करनी है तो कौन से चैप्टर पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन ए प्लेन, एलएलएम से पहले तक, वर्क पावर एनर्जी वहां से पढ़ लूंगा कि एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद रोटेशन छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद आ जाऊंगा हीट वाले पार्ट से, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, एसएचएम, वेव वाला पार्ट हटा भी दे तो 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे वहां से, ठीक है। ना पढ़ूंगा ना टेंशन होगा, ठीक है। पढ़ने के बाद तो टेंशन हो जाता है, कितनी प्रैक्टिस की है, तो ये वाला क्वेश्चन तो मेरा 100% सॉल्व होना चाहिए, और उसी में पूरा टाइम लगा देते हैं। मैं उसको करूंगा नहीं, क्वेश्चन आएगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। पढ़ा होता तभी तो दिमाग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन उतनी बेसिक चीजें जानकारी रखूंगा कि बाई चांस अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो पढ़ते मेरे को समझ में आ जाएगा ऐसा होना है, और जब समझ में नहीं आए पढ़ते ही उसको स्किप कर देना 1 मिनट के अंदर, ठीक है। ये प्रैक्टिस आदत डालिए। अब टाइम आ गया है कि ये जैसे ही सेशन एंड होगा आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव होने स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। और मार्क्स के लिए यही सब चैप्टर है जो आपको इंप्रूव करवाएंगे। 11th का सेकंड पार्ट और 11th का बिल्कुल स्टार्टिंग चैप्टर। एक बार तो ऐसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया था, किसी साइंटिस्ट के बारे में पूछ दिया था कि ये कौन सा फंडामेंटल लॉ क्या है, ठीक है, आज से 20-25 साल पहले, ठीक। अब वो तो फिजिकल वर्ल्ड कोई पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। और उसमें वो क्वेश्चन आ गया, तो बस मैक्सिमम लोगों ने गलत ही मारा कि फंडामेंटल अगर पढ़ा नहीं होगा तो लगेगा कि ये भी लॉ है, ये भी लॉ, ये भी लॉ है, ऑल ऑफ दिस मार्क कर देंगे, क्योंकि हम लोग लॉ में तो हर एक को पढ़ते हैं, लेकिन फंडामेंटल और ये सब अलग अलग होते हैं अगर फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड पढ़िए, पहले 2 चैप्टर तो स्ट्रॉन्ग रखिए रखिए, यूनिट एंड डायमेंशन और फिजिकल वर्ल्ड। एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़िए कि आपको सभी डेटा याद हो जाए उसके, क्योंकि वो बोनस होता है, पढ़ते ही आंसर मारो आगे बढ़ो, उसमें सोचने का टाइम ही नहीं होता है, मतलब होता है, खत्म कहानी, ठीक है। लेकिन आगे वाले चैप्टर में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चलिए यहां तक हो गया, एक क्वेश्चन करते हैं।
find ratio of heat loss. Find ratio of heat loss. कैसे? तो सन तो स्फीयर ही होता है। अभी पावर लॉस का निकाला है फॉर्मूला। ये है नेट पावर लॉस, यही तो है हीट लॉस। ये तो आपको सोचना है। सराउंडिंग टेम्परेचर क्या लेंगे? यही लेंगे तो ये दोनों माइनस नहीं हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया। अरे सन के कंपैरिजन में सराउंडिंग का टेम्परेचर तो नेग्लिजिबल होगा। थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। ठीक है, तो टीएस दोनों के केस में क्या होगा? जीरो। कीजिए अब। और मैंने क्या बताया था, सन और स्टार हम लोग क्या मान के चलते हैं? ब्लैक बॉडी। तो ये की वैल्यू हो गया क्वेश्चन। अब बचा क्या? कितना आ रहा है? 32 कैसे आ रहा है? वो सही से कीजिए। पता नहीं, मेरे पास आंसर जो लिखा वो 64/1 है। तो सन और स्टार, तो ये तो 1 है। एरिया सन का 4πr², सिग्मा तो कैंसिल कर दिया मैंने, और टेम्परेचर 2000 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4πr²। टेम्परेचर अब करके देख लीजिए कितना आ रहा है। 64:1। नोट कर लिए? आपने कहा कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर इनिशियल Ti और सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है, ठीक। आपने कहा कि किसी भी बॉडी पे ये क्या एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी पर सेकंड, ठीक है। तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कितना है? dQ/dt। क्या लिखा था? E A सिग्मा
टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि किसी भी टाइम टी पे, एट टाइम टी, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, कैपिटल टी, क्योंकि हीट लॉस कर रहा है ना, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब टाइम टी प्लस डी टी में इसका टेम्परेचर हो गया टी प्लस डी टी। ये जो डी टी होगा प्लस होगा कि माइनस होगा? कम होगा ना, तो मतलब कि डी टी क्या है, नेगेटिव, क्योंकि हीट लॉस हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। अब यहाँ पे आपने लिखा कि डी टी टाइम में कितनी हीट विड्रॉ किया है इसने, डी क्यू, तो डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, मतलब कि स्मॉल डी टी। ठीक है, और ये साइन क्या लेंगे हम लोग, क्योंकि डी टी क्या है, नेगेटिव है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो माइनस एम एस डी टी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ठीक है, तो यहां पर आपने निकाला माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा डिवाइडेड बाई एम इंटू एस टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। टाइम के रेस्पेक्ट में जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, माइनस है ना, डिक्रीज हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें, जो रेट ऑफ कूलिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मान लीजिए कि आप चाय है, ठीक है, अभी कोई गरम गरम चाय रखी हुई है, ठीक, अब शुरुआत में जो रेट ऑफ कूलिंग होगी वो ज्यादा होगी। मान लीजिए चाय का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये डिफरेंस ज्यादा है ना, 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब पावर 4। ठीक, अब कुछ देर के बाद इसका टेम्परेचर, मान लीजिए जो चाय का टेम्परेचर था वो कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस, अब ये कितना हो जाएगा, 40 की पावर 4 माइनस 20 की पावर 4। तो ये डिफरेंस क्या होता जा रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में कम होता जा रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, शुरुआत में बहुत तेजी से ठंडा होता है, फिर धीमे हो जाता है। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप विंटर के समय अगर किसी बाल्टी में बिल्कुल गर्म पानी रख दीजिए, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा मिलाएगा ताकि आप उसको छू के ऑब्जर्व कर सकें। ठीक, तो आपने शुरुआत में छुआ तो ठंडा, मतलब कि बिल्कुल काफी गर्म था, 2 मिनट के बाद छुएंगे तो काफी ठंडा हो चुका होगा, उसके बाद 10 मिनट के बाद भी छुएंगे तब भी आपको गर्म लग रहा होगा। मतलब कि रेट ऑफ कूलिंग क्या होते रहता है, कम होता रहता है धीरे धीरे। शुरुआत में हो सकता है कि 2 मिनट के अंदर 10 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाए, अगले 2 मिनट में हो सकता है कि सिर्फ 4 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो। ऐसे में इसका कंक्लूजन ये है, और यही क्वेश्चन थियोरी में पूछा था नीट में। क्यों नहीं आ पाएगा, क्यों, अगर मैं चाय को रख दूं तो ये कभी ठंडा होएगा ही नहीं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है गर्मियों में, तो 40 का ही नहीं पाएगा। अरे थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा कि नहीं कुछ टाइम के बाद, तो और यहीं से न्यूटन लॉ स्टार्ट होता है। न्यूटन की आदत थी हर जगह घुसने की, ठीक है, वो कुछ नहीं करता था, बस हल्का सा मैथ्स को चेंज कर देता था। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। उसने कुछ नहीं किया था, इसी को यूज किया था, बस एक एजम्पशन ले लिया उसने। ठीक है, वो हर एक जगह है, फिजिक्स में जितने पार्ट पढ़ेंगे हर एक जगह न्यूटन आ जाएगा। ठीक, और जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे वहां पे भी आ जाता है न्यूटन फॉर्मूला, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है।
उसने बस 2-3 चीजें ही सही की हैं दुनिया मतलब कि अपनी जिंदगी में, और कुछ नहीं किया। बस एक ग्रेविटेशन किया था। नहीं, वही तो बोला, न्यूटन ने बस अपना वो ग्रेविटेशन ही किया था। ठीक। सबसे, अगर सही मायने में अगर हम लोग देखें तो जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है वो मैक्सवेल को माना जाता है, और उसका हम लोग एक छोटा सा चैप्टर पढ़ते हैं, ईएम वेव्स, 12th में। ठीक है, आधे घंटे का चैप्टर है। ठीक, लेकिन पूरे चैप्टर पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है, ईएम वेव्स पे। अगर ईएम वेव्स नहीं होता तो अर्थ नहीं होता। उसने ऐसे ऐसे लॉ बताए थे वहां पे। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट वैसे भी जनरली मैक्सवेल को ही माना जाता है। न्यूटन तो थे ही कि उन्होंने कुछ फंडामेंटल्स लॉ बताया ग्रेविटेशन इन सब के बारे में, और जो पूरी मैकेनिक्स, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में, वो न्यूटन पे ही है। उसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी मैकेनिक्स आपकी न्यूटन्स लॉ पे ही बेस्ड है। चलिए कल इसके आगे स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ के रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कल के लिए। और एस सी वर्मा से पढ़िएगा, बाबा बोल रहा हूँ, किसी और बुक से मत पढ़िएगा। एस सी वर्मा या तो रजनी खालिडे, जहां से ही पढ़ना है, या तो रजनी खालिडे। Thank you, sir. ओके।